वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी के लिए आरओ का जो हम लोग टेस्ट कर रहे थे, मैं आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करा चुका हूं। आज फिर मैं आपको 50 सवालों का टेस्ट कराने जा रहा हूं। तो शानदार प्रैक्टिस करेंगे। आज फिर 50 क्वेश्चन होगी और कल मैं कोशिश करूंगा संडे तो जीएस का एक टेस्ट आपको मैं कल दूं, एक फुल लेंथ का जीएस का टेस्ट दूंगा। अभी देखिए आरओ के लिए ज्योग्राफी का मैं आपको कम से कम 300 सवालों का टेस्ट कराऊंगा। अब इन 300 सवालों का टेस्ट कराने के बाद 1000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा दूंगा, तो आपका इनफ ज्योग्राफी प्रिपरेशन हो जाएगा। और आप लोग ये बताइए, क्या हिस्ट्री का जो आरओ में हिस्ट्री के सवाल पूछे गए हैं सिर्फ आरओ में, उसका एकदम डिटेल एनालिसिस कराया जाए। लगभग 300-400 सवाल अभी तक आए आरओ पेपर में आए, तो बताइएगा तो उसको भी शुरू कर लेंगे। चलिए फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल, इनमें से सही ऑप्शन चुनना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आकार की दृष्टि से सबसे छोटा ग्रह यानी स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो है साइज के टर्म में मरकरी है, और द्रव्यमान यानी मास के टर्म में सबसे छोटा अर्थ, और डेंसिटी के टर्म में सबसे छोटा नेपच्यून। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा ये बताना है। तो देखिए आकार की दृष्टि से आप देखेंगे ना, तो सबसे छोटा मरकरी है, बिल्कुल ठीक है। द्रव्यमान की दृष्टि से सबसे छोटा यानी मास की टर्म में सबसे छोटा अर्थ है, ये भी सही है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी की बात करें अगर और घनत्व की, तो सैटर्न है यानी शनि है। यहाँ पे सैटर्न होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, सैटर्न, ठीक है। और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, आपको पता होगा। और द्रव्यमान यानी मास के टर्म में अगर लार्जेस्ट पूछ लेता तो वो भी कौन है, जुपिटर हो जाएगा। मास के टर्म में भी सबसे बड़ा कौन है, जुपिटर ही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से आपको सही बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। कि द पीरियड बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव पैसेज ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिलेशन ओवर अ मेरिडियन इज कॉल्ड सिड्रल और स्टार डे। इट्स ड्यूरेशन इज 23 आवर 56 मिनट। यानी एक मध्यमा रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर दो बार गुजरने के बीच की जो अवधि है उसको नक्षत्र दिवस कहते हैं, और इसकी अवधि 23 घंटे 56 मिनट होती है। और व्हेन द सन इज कंसीडर्ड टू बी मोशनलेस एंड इट्स रेवोल्यूशन बाय द अर्थ इज कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ डेज, देन इज कॉल्ड सोलर डे। यानी कह रहा है सौर दिवस क्या होता है आपसे भाई। तो सौर को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में होती है, उसी को सौर दिवस कहते हैं। कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही कितनी देर में, वो हो गया एक सौर दिवस यानी 24 घंटे। और जब अर्थ और सन सबसे पास होते हैं, क्लोजेस्ट होते हैं, तो देखिए पी से पास और पी से परिलियन को हिंदी में कहते हैं उपसौर। तो जब सूरज और धरती सबसे पास होते हैं तो उसको परिलियन बोलते हैं, 3 जनवरी को ये होता है। और जब सूरज और धरती सबसे दूर होते हैं उसको अफीलियन बोलते हैं यानी अपसौर बोलते हैं, ये 4 जुलाई को होता है। कौन सा सही है, ये चारों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे और बेहद इंपॉर्टेंट। अफीलियन मतलब जब सूरज और धरती सबसे दूर होंगे, पी से पास होता है तो सूरज और धरती जब सबसे पास होंगे तो परिलियन, और ये 3 जनवरी को होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले में भी आपको पहचानना है कौन सा सही होगा। 21 जून के समय सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ता है, तो इस कंडीशन को समर सोलिस्टिसिस कहते हैं यानी ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। आपको पता होगा ना, सोलर जो और सोलिस्टिसिस और विंटर सोलिस्टिसिस। 22 दिसंबर को सूरज जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ता है, तो इसको विंटर सोलिस्टिसिस या शीत अयनांत कहते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, कौन सी डेट, 21 मार्च और 23 सितंबर, सूरज जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे, तो इसलिए हाफ ऑफ ऑल लैटिट्यूड लाइंस रिसीव सनलाइट ड्यू टू विच डे और नाइट इक्वल, यानी दिन और रात बराबर होते हैं इसकी वजह से। किस दिन कह रहा है, 21 मार्च 23 सितंबर। और इसीलिए 21 मार्च को बोलते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स यानी बसंत विषुव, और 23 सितंबर को बोलते हैं ऑटोनोम इक्विनॉक्स यानी शरद विषुव। तो बिल्कुल सही है चारों स्टेटमेंट और बेहद इंपॉर्टेंट। देखिए पूरा एक चैप्टर ही रिवाइज हो गया। समर सोलिस्टिसिस 21 जून, विंटर सोलिस्टिसिस 22 दिसंबर, 21 मार्च स्प्रिंग इक्विनॉक्स और 23 सितंबर ऑटोमन इक्विनॉक्स, ठीक है। और 4 जनवरी जो ये भी आपने पढ़ दिया, 3 जनवरी 4 जुलाई, 3 जनवरी परिलियन यानी उपसौर, 4 जुलाई अफीलियन यानी अपसौर, ठीक है। तो ये फायदा होता है, देखिए टेस्ट से पूरा रिवीजन हो जाता है, चारों स्टेटमेंट सही। और ये सिर्फ टेस्ट हम बना के देते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज वाले ऐसे, जिससे आपका पूरा चैप्टर और पूरा टॉपिक रिवाइज हो। मक्कारी वाला काम नहीं कि 1 लाइनर दे दिया जाओ खत्म, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है, कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा। पृथ्वी का जो औसत घनत्व कह रहा है वो 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, और पृथ्वी की परपट्टी यानी क्रस्ट का घनत्व 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। एवरेज डेंसिटी जो अर्थ की कोर का है वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि 7 से 8 टाइम ज़्यादा है अर्थ की कोर से। और
मतलब कोर्स की सबसे ज़्यादा डेंसिटी है। और नॉर्मली द टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर ऑफ डेप्थ, बट एज द डेप्थ इंक्रीजेज द रेट ऑफ इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीजेज। मतलब कुछ समय के बाद कह रहा है नीचे आप जैसे जाओगे 1 डिग्री सेल्सियस हर 32 मीटर पे जो है वो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पर जब बहुत गहराई में चले जाने लगोगे तो जो रेट है टेम्परेचर के बढ़ने का वो कम होने लगेगा, है ना, धीरे धीरे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं बिल्कुल, ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट या परसेंटेज इन रिलेशन टू कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। यानी भूपर्पटी जो है उसमें पाई जाने वाली जो ये मिनरल्स हैं पृथ्वी की, उनको असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सबसे ज़्यादा क्या मिलता है और सबसे कम क्या मिलता है। तो सबसे पहले अगर कैल्शियम की ही बात करें तो ये 3.63% के आसपास होता है कैल्शियम। और सोडियम की बात करें 2.83%, याद करना पड़ेगा ये आपको। पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09%। और इसी के साथ सबसे ज़्यादा अगर पूछे क्या पाया जाता है तो ऑक्सीजन 46.60%, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। और सिलिकॉन फिर उसके बाद पाया जाता है 27.72%। एल्युमिनियम पाया जाएगा तुम्हारा लगभग 8.13%। और आयरन भी पाया जाता है लगभग 5%, है ना, आयरन 5%। तो ये आपको अर्थ क्रस्ट का जो कॉम्पोजिशन है ये आपको याद रखना होगा, ठीक है, देख लेना एक बार, पूछ सकता है आपसे। तो यानी इसका तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। छठे में आपसे गलत पूछ रहा है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा गलत होगा इसमें से। आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ हॉट एंड लिक्विड माग्मा, यानी जो ये जो क्या बोलते हैं निर्माण जो है वो क्रस्ट के नीचे उपस्थित तरल मैग्मा के ठंडे होने से होता है। और अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों से होता है। यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म्ड थ्रू इग्नियस रॉक, है ना। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, द रॉक्स फॉर्म्ड बाय इरोजन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक ऑन द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। यानी पृथ्वी तल पर जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान है उनके अपरदन से निर्मित चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। और व्हेन ड्यू टू हीट एंड प्रेशर देयर इज अ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपोजिशन फॉर्म इग्नियस एंड सेडिमेंट्री देन मेटामॉर्फिक। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, दूसरी वाली गलत है। क्योंकि जो रॉक बनती है इरोजन ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक, यानी ये यहाँ होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। अगला देख लेते हैं, 7वां नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं। 7th में भी आपको इनकरेक्ट पहचानना है यहाँ पे कौन सा गलत होगा। भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है तथा इसमें भूकंप आने के सूचक के रूप में जाना जाता है। बिफोर द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक द अमाउंट ऑफ रेडॉन गैस in the atmosphere increases and this is known as an indicator of the occurrence of earthquake. दूसरा, the place where seismic wave first experienced is called earthquake focus. The energy that comes out from the earthquake source during the earthquake is called elastic energy. And Richter scale जो है ये मैथमेटिक्स स्केल है जो मेजर करता है किसको, अर्थक्वेक को। तो इनमें से आपका जो है गलत कौन सा हो जाएगा, तो इनमें से दूसरा वाला गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि फोकस होता है जहाँ से जो भूकंप की किरणें हैं वहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं ना, जन्म लेती हैं, वहाँ से ओरिजिनेट पॉइंट होता है फोकस। और जो आपका एक्सपीरियंस करती है जहाँ पे, जैसे ये अर्थ है यहाँ पे भूकंप आया तो ये आपका क्या हो जाएगा, फोकस। और जहाँ पे सबसे पहले एक्सपीरियंस होगी सीस्मिक वेव वो सेंटर होता है ना, वो क्या बोलता है, सेंटर होता है वो उसका, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो यानी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही हो जाएंगे। चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको क्या बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसमें से सही होगा। कह रहा है गहरे समुद्र में सुनामी का आकलन और रिपोर्टिंग एक विशेष तकनीक है जिसके माध्यम से सुनामी का पता चलने के बाद सूचना तुरंत उचित स्थानों पर भेजी जाती है। डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग सुनामी। देयर आर 2 मेन पार्ट्स ऑफ डोट यानी डेंजर वार्निंग आर ऑल्सो गिवन इन द सुनामी प्रोन एरिया थ्रू सोनोमीटर एंड सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेटिंग इक्विपमेंट। कह रहा है DORT के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है सोनोमीटर और दूसरा होता है सिग्नलिंग, जो संचार उपकरणों के माध्यम से खतरे की चेतावनी भेजता है। एट प्रेजेंट सुनामी वार्निंग सिस्टम प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन 8 आवर्स बिफोर द एक्सीडेंट, मतलब 8 घंटे पहले ही भेज देता है। वर्ष 2007 में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र इसके माध्यम से सुनामी, तूफान की लहरों आदि पर तटीय आबादी के लिए निगरानी और चेतावनी संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी, 2007 में, इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए सुनामी आती रहती हैं, चारों स्टेटमेंट इसके सही हैं, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसमें आपको बताना विच ऑप्शन इज करेक्ट।
तो सबसे पहले कह रहे हैं जब कोई प्रक्रम अपने साथ पत्थर, कंकड़, बालू आदि पत्थरों को लेकर आगे बढ़ती है तो इन पदार्थों के संपर्क में आने वाली चट्टानों के घर्षण होने से जो क्षरण होता है उसको सन्नी घर्षण बोलते हैं। तो ये क्या सही है दोस्तों। दूसरा, किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थों के एक दूसरे में टकरा कर छोटे होने की प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। और जल की क्रिया द्वारा घुलनशील चट्टानों जैसे डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि का चट्टान से अलग होना संक्षारण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सही होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए पहला तो है जब कह रहा कोई भी एजेंट जैसे अब देख लो पानी है, हवा है ना, सब्सटेंस लाइक स्टोन, पेबल इनसे टकराता है तो देन द इरोजन बाय फ्रिक्शन जो होता है उसको एट्रीशन नहीं बोलते, उसको एब्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एब्रेशन, और हिंदी में अपघर्षण बोलते हैं। हिंदी में इसको अपघर्षण बोला जाता है, याद रखना। और द प्रोसेस ऑफ सब्सटेंस फ्लोइंग अलोंग अ एजेंट कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड गेटिंग स्मॉलर, है ना, जब बहते हुए के साथ कटते हैं तो उसको एट्रीशन बोलते हैं। एट्रीशन यानी सन्नी घर्षण, ठीक है। तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा स्टेटमेंट, तीसरे का ऑप्शन है नहीं तो इसलिए नन ऑफ दीज हो जाएगा, है ना। यानी रॉक्स जो अलग होती हैं वाटर से उसको कोरिजन बोला जाता है, ठीक है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी का प्रश्न, आई होप 90% लोगों को ये नहीं पता हो, है ना। तो नहीं पता है तो अब याद कर लीजिएगा तुरंत, क्या एब्रेशन और एट्रीशन क्या होता है। अगला देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न, इसमें आपको सही बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धस जाने से रिया तट का निर्माण होता है, यानी रिया कॉस्ट इज फॉर्म ड्यू टू द सब्सटेंस ऑफ हाईलैंड इरोडेड बाय रिवर्स। और डेलमेटियन कॉस्ट की बात करें अगर, डेलमेटियन तट इज फॉर्म्ड बाय द सबसिस्टेंस ऑफ कॉस्ट विथ पैरेलल माउंटेन रिजेस। यूगोस्लाविया एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। द रिज और डैम फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन बाय वेव्स एंड करंट इज कॉल्ड बार। In coastal area, the topography formed by temporary accumulation of material like sand, gravel, stones between the ebb water level and the sea coastline is called beach। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? चारों स्टेटमेंट सही है। ये नहीं याद है तो एक बार वीडियो को पॉज करके इन चारों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए कि पुलिन क्या होता है, रोधिका किसे कहते हैं, ठीक है, और डोलोमेटियन तट जो है, तो इसको एक बार आप लर्न कर लीजिए, ज़रूरी है ये। चलिए अगले में भी आपको सही बताना है कौन सा करेक्ट है। यू शेप वैली यानी यू आकार की जो घाटी होती है, इसका निर्माण पहाड़ों पर पहले से मौजूद नदी घाटी में ग्लेशियरों के ऊर्ध्वाधर कटाव के कारण होता है, यानी ग्लेशियर जो होते हैं उसके इरोजन की वजह से होता है। और व्हेन ग्लेशियर रिसीड फ्रॉम अ माउंटेन एरिया एन आर्म चेयर लाइक शेप इज फॉर्म देयर इज कॉल्ड क्रीक, यानी जब ग्लेशियर किसी पर्वतीय क्षेत्र से पीछे हटते हैं तो वहाँ एक कुर्सी जैसी आकृति बन जाती है जिसे सर्क कहते हैं। और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ माउंटेन द मिडिल पार्ट गेट इरोडेड एंड बिकम शार्प विच इज कॉल्ड एरीट। ठीक है, यानी पर्वत के दोनों ओर जब सिर्क बन जाए तो मध्य का भाग कट जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं? एरीट बोलते हैं। और जब किसी पर्वतीय क्षेत्र के चारों ओर सिरके बन जाए अगर, तो बीच में नुकीले शीर्ष को गिरी श्रृंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? हॉर्न बोलते हैं उसको। जब अगर दोनों तरफ क्या बन जाते हैं या चारों तरफ क्रीक बन जाएंगे, अगर किसी पहाड़ के चारों तरफ क्रीक बन गए तो वो हॉर्न कहलाएगा, दो तरफ बनेंगे तो वो एरीट कहलाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चारों सही है, इसमें भी कोई गलत नहीं होगा। अगला इसमें भी आपको इनकरेक्ट बताना है, चूज द इनकरेक्ट, कौन सा गलत होगा। द डिपॉजिट ऑफ मटेरियल इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर इज कॉल्ड मोरेन्स, यानी हिमनदों द्वारा अपर्दित एवं परिवहन किए गए पदार्थों के जमाव को हिमोड़ कहा जाता है। When the neutral moraines of glaciers accumulate in the form of domed mount at short interval, the landform formed called drumlins. Their shape is like an inverted boat. यानी जब हिमालयी जो नदियां हैं उनके तटस्थ हिमोड़ का थोड़े थोड़े समय पर गुंबद आकार के टीलों के रूप में जमाव होता है तो उससे बनी दो स्थलाकृति उसको ड्रमलिन्स कहते हैं। और ग्लेशियरों के पिघलने से बनने वाली बर्फीली पानी के प्रवाह के कारण हिमोड़ एक बड़े क्षेत्र में चादर की तरह फैल जाता है। उन मैदानों को अपक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिपोजिशनल प्लेन बोलते हैं, अगर जो स्नो वाटर और ग्लेशियर मेल्ट होने से बनते हैं। तो क्या आपको ये सब याद है दोस्तों कि नहीं? नहीं याद है तो एक बार इसको भी याद करो, है ना। मोरेन्स है, ड्रमलिन्स है, डिपोजिशन प्लेन्स है। नहीं याद है तो आप मुझे बताइएगा, एक बार फिजिकल ज्योग्राफी भी मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा उनमें, ठीक है, क्योंकि ये डिटेल में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ानी पड़ेगी। तो इसमें तो कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही है और इनको याद रख लो। जो नहीं याद है आपको ना, उसको नोट करके याद कर लो। अगला देखते हैं, इसमें आपको गलत बताना है कौन सा है। फिर से फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल है। परिहिमानी यानी पेरी ग्लेशियर इज फॉर्म्ड बाय सरफेस ग्लेशियर इन पोलर एंड सब पोलर रीजन। इन दीज प्रोसेस लाइक फ्रॉस्ट वेदरिंग, सॉइल इरोजन एंड सॉइल इरोजन टेक प्लेस।
और फिर आता है आपका ज्यूजन। ज्यूजन इज डिस्टॉर्टेड शेप विच इज़ फॉर्म्ड वेयर लेयर ऑफ सॉफ्ट एंड लार्ज रॉक और इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो ये क्या, ज्यूजन और पेरीग्लेशियल, इनके बारे में कथन सही है, मतलब गलत है क्या? नहीं, कोई भी गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट इसकी भी सही हो जाएंगी। 14 में आपको इनकरेक्ट बताना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन, कौन सा इनकरेक्ट होगा। व्हेन द लेयर ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक आर इन द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो, द सॉफ्ट रॉक स्टार्ट गेटिंग कट मोर देन द हार्ड रॉक एंड ड्रेन लाइक पिट्स एंड फॉर्म देयर, दिस इज कॉल्ड यारदंग। यारदंग क्या होता है? जब कठोर एवं मुलायम चट्टानों की परतें हवा के प्रवाह की दिशा में होती हैं तो मुलायम चट्टानें कठोर चट्टानों की तुलना में अधिक कटने लगती है और वहाँ नाली जैसे गड्ढे बन जाते हैं, जिसको यारदंग कहते हैं। ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ सैंड लेडन एयर ऑन द हार्ड रॉकी पीस lying on the ground, their shape get rubbed and become smooth and triangular. These triangular piece are called dry contour, यानी ड्राई कॉन्टर किसे कहते हैं। फिर है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? सच माउंट विच आर फॉर्म्ड बाय एक्यूलेशन ऑफ मटेरियल लाइक सैंड ब्लोन बाय द विंड आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। कौन सा गलत है इनमें से? तो इनमें भी कोई गलत नहीं होगा, तीनों सही। ये सब फिजिकल ज्योग्राफी के प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। हम देखिए टेस्ट में आपको पूरी ज्योग्राफी जितना भी आपके एग्जाम में आ सकता है पूरा प्रिपेयर इसीलिए करा देंगे कि किसी भी तरह से आपका रिवीजन में कमी ना आए, ठीक है। चलिए 15 देखते हैं, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक आपका लाओस है और पेडीमेंट है और सालिनास, इनके बारे में है। यानी लार्ज डिपॉजिट ऑफ फाइन सैंड पार्टिकल ब्लोन बाय विंड आउटसाइड डेजर्ट आर एरिया कॉल्ड लाओस, यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन रेत के कणों को क्या कहते हैं? लाओस कहते हैं। दूसरा, इन डेजर्ट रीजन द प्लेन विथ जेंटल स्लोपिंग इरोडेड रॉक सरफेस फाउंड एट द फुट ऑफ माउंटेन प्लेट्यू एंड इंसलबर्ग। तीसरा कह रहा है द इंटरफ्लोइंग रिवर ऑफ द डेजर्ट फ्रॉम टेम्पररी लेक्स आफ्टर रेनफॉल विच आर कॉल्ड प्लायास। सॉल्ट वाटर प्लायाज आर कॉल्ड सालिनास। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ भी सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 16। गतिशील शक्तियाँ और उत्पन्न भू आकृतियाँ यानी डायनेमिक फोर्स और उनके द्वारा जनरेटेड लैंडफॉर्म, तो इनमें से कौन सा गलत है? फ्लोइंग वाटर और रिवर, इनकी वजह से वी शेप वैली बनती है। ग्लेशियर की वजह से नूनाटक और भेड़ पीठ सैल यानी शीप शेड रॉक बनती है। विंड की वजह से विंड ट्रो और मशरूम रॉक बनती है, यानी छत्रक शिला और वात गर्द। तो कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। नहीं याद है तो याद कर लेना। अगला देखते हैं 17 का, ये देख लेते हैं। रॉकी पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यूराल और वार्खोजान्स, इनका सर्वोच्च बिंदु पहचानना कौन सा है? तो देखो रॉकी माउंटेन जो है इसका सबसे जो ऊंचा पर्वत है माउंट एल्बर्ट है, ठीक। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का कोसोजीकू है ऑस्ट्रेलिया में। यूराल का आपका कौन सा है? गोरा नार्दोनिया, कौन सा है? गोरा नार्दोनिया, ये ठीक है। और वर्खोयांस का गोरा मास्का है। वर्खोयांस का क्या है? गोरा मास्का है, यानी ये सही मैच है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, इनको आप देख लेना। यहाँ पे ऑप्शन ठीक है, ठीक है। रॉकी का माउंट अल्बर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग कोसोजीकू, यूराल का गोरा नार्दोनिया, वर्खोयांस का गोरा मास्का है, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। 18 नंबर, मेजर प्लेट्यूज हैं ये। प्लेट्यूज को आपको मैच करना होगा, जैसे एशिया माइनर प्लेट्यू, मसेटा प्लेट्यू, चिया पास प्लेट्यू, ग्रेट बेसिन प्लेट्यू। तो सबसे पहले एशिया माइनर प्लेट्यू की बात करें, इसको एनातोलिया प्लेट्यू भी कहते हैं, टर्की में है ना। एशिया माइनर या एनातोलिया प्लेट्यू टर्की में। मसेटा की बात करें, ये इबेरियन पेनिनसुला या स्पेन में कह सकते हो आप। और चिया पास जो है बहुत फेमस है, मैक्सिको में चिया पास। ग्रेट बेसिन प्लेट्यू यूएसए में हो गया, ठीक है। यूएसए में कोलोराडो प्लेट्यू भी है, कोलंबिया भी है, तो ये भी हो सकता है। तो 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हिसाब से? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 में अब आपके मेजर डेजर्ट्स हैं और उनकी लोकेशन है, इसको आपको सेट करना होगा। गोबी, कालाहारी, सोनोरन, काराकोम, कजिलकोम और दस्तेलूत। तो देखिए शानदार तरीके से आपको पूरे डेजर्ट रिवीजन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इससे, ठीक है। तो देखो गोबी डेजर्ट मंगोलिया चाइना, ठीक है। कालाहारी डेजर्ट बोट्सवाना, सोनोरन यूएसए मैक्सिको, और काराकोम तुर्कमेनिस्तान में है, कजिलकोम उज्बेकिस्तान में है। दस्तेलूत ये गलत है दोस्तों, सदर्न ईरान। दस्तेलूत ईरान में तो है पर ये ईस्टर्न ईरान में है। कहाँ पे है? ईस्टर्न ईरान में है, यानी पूर्वी ईरान में आता है। और दक्षिणी ईरान की अगर बात करता है तो यहाँ दस्ते कबीर है। क्या है? दस्ते कबीर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित में से सही बताना है कौन सा होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल ऑफ एन अर्थक्वेक इंड्यूस्ड लेक जेनेवा, यानी भूकंप कृत झील का उदाहरण स्विट्जरलैंड की जेनेवा झील है।
और रिफ्टेड लेक की एग्जांपल है डेड सी लेक। एग्जांपल ऑफ क्रेटर लेक लेक टिटिकाका इन बोलिविया। ग्लेशियर लेक लेक लोनार लेक इन इंडिया। तो यहाँ पे कौन सा गलत हो जाएगा ये आपको बताना होगा। देखिए तो देखिए इसमें से आपका जो है पहला दूसरा तीसरा सही है, यानी 1 2 3 सही हो जाएगा। जो लोनार लेक है ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो लोनार लेक है ये भी एक कैसी लेक है आपकी, क्रेटर लेक है। ये भी कैसी लेक है, क्रेटर लेक है। चलिए अगला देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करता है अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। बाबल मंदेब स्ट्रेट की बात करें तो ये कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। और सुंडा स्ट्रेट जावा सी को इंडियन ओशन से। स्ट्रेट ऑफ डार्डनल्स ये कनेक्ट करता है एजियन सी को सी ऑफ मरमरा से। तो कौन सा सही है, चारों स्टेटमेंट यहाँ भी सही हो जाएंगे। महत्वपूर्ण स्ट्रेट है, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है। तो स्ट्रेट तो आपको करना ही है वैसे भी। एक मैं आपको मैप के थ्रू अभी दुनिया के सारे स्टेट भी बहुत जल्दी वीडियो दे दूंगा उसको, ठीक है। पूरा मैप के थ्रू सारे स्टेट आपके कवर हो जाएंगे उसमें। अब अगला प्रश्न जो है इसमें भी आपको सही बताना है। सो सेकेरू झील जो है, या सो सेकेरू लेक लोकेटेड इन द तिब्बत प्लेट्यू, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड, ठीक। दूसरा हाईएस्ट लेक इन इंडिया इज देवताल विच इज सिचुएटेड एल्टीट्यूड ऑफ 17,745 फीट, गढ़वाल हिमालय। चाइनाज एटॉमिक टेस्टिंग इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड ऑन चाइनाज लोपनोर लेक। लेक बैकाल इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। कैस्पियन सी लेक इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सलाइन लेक। और टर्की वैन लेक इज द लेक विथ हाईएस्ट सैलिनिटी। तो देखिए जो सोकेरू लेक है तिब्बत प्लेटू में हाईएस्ट लेक, ये ठीक हो जाएगा। हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड इंडिया, हाईएस्ट लेक इंडिया में बात करें तो देवताल है, ये भी ठीक है। चाइना का एटॉमिक टेस्टिंग ये भी वाला ठीक है। लेक बैकाल नेविगेबल है, हाईएस्ट नहीं, हाईएस्ट नेविगेबल लेक लेक टिटिकाका है जो बोलीविया पेरू में है। लेक बैकाल डीपेस्ट है ना, लेक बैकाल डीपेस्ट है। कैस्पियन सी लार्जेस्ट है और वेन टर्की लेक सबसे ज़्यादा है। यानी 1 2 3 और 5 6 ये सही हो जाना चाहिए। 1 2 3 5 6, ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही कौन सा होगा 23 नंबर में, ये आपको बताना है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर अमेजॉन रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया। द टर्म इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी आयतन की दृष्टि से देखें तो नील नदी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है और सेकंड लार्जेस्ट लंबाई में है। मिसिसिपी मिसौरी रिवर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर डेल्टा, बर्ड फूड डेल्टा यानी पंछी आकार का डेल्टा। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे है। सेंट लॉरेंस नदी जो है वर्ल्ड की बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे है और नायग्रा फॉल जो है सेंट लॉरेंस पे ही बना है। वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनन एंड हूवर डैम हैव बीन बिल्ट ऑन द कोलोराडो रिवर। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बतानी होगी। देखिए दुनिया की विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजोन नहीं है, वो नील नदी है ना, जो लेक विक्टोरिया से निकलती है। और आयतन की दृष्टि से देखोगे ना, आयतन की दृष्टि से तो अमेजोन नदी है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट तो गलत है, तीसरा चौथा पांचवा छठा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। और बहुत महत्वपूर्ण वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल ये। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये जो ट्रेंचेज हैं उनकी गहराई के बारे में है। गहराई के आधार पर असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी बड़े से छोटा। मारियाना ट्रेंच, टोंगा, मिंदानो, अटाकामा। तो इनमें से देखिए सबसे जो बड़ा ट्रेंच है ना, वो मारियाना ट्रेंच है। सबसे बड़ा अगर आप ट्रेंच देखेंगे कौन सा, मारियाना है, 11,022 मीटर के आसपास है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है टोंगा ट्रेंच, 10,800 के आसपास आता है, 880 के आसपास आता है। टोंगा ट्रेंच आता है, यानी 1 और 2 ये 2 जगह दिख रहे हैं आपको। फिर मिंडानाओ ट्रेंच आता है 10,500। आपको ट्रेंचेस की याद करनी पड़ेगी, है ना, 10,000 550 के आसपास है। ट्रेंचेस की हाइट याद रख लेना आप एक बार। फिर अटाकामा आ जाता है, काफ़ी कम है, 8,000 के आसपास है। क्योंकि ट्रेंचेस बड़े से छोटे और छोटे से बड़े में ही पूछता है अधिकतर, या पूछेगा कौन से सागर में है, ठीक है। जैसे अगर मैं सागर की बात कर लूँ तो ये सारे मारियाना, टोंगा, मिंडानो, अटाकामा ये सब प्रशांत महासागर या पैसिफिक में ही पड़े हुए हैं। चलिए 25 का देखते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन ओशियन एज पर चैलेंजर एक्सपेडिशन ऑफ डेटमार। यानी समुद्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो ये बेहद ही आसान सवाल हो जाता है आपके लिए। कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में दिए हुए ऑप्शन में। अगर नहीं तो ऐसे तो सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड NaCl, मतलब 78% के आसपास होता है NaCl। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या,
कैल्शियम सल्फेट। नहीं, दूसरे पे क्यों कहेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम जो सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट, वो भी आता है इसके बाद, वो भी अच्छे खासे मात्रा में पाया जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाएगा, तो ये भी है, पर गिवन ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट है। ऐसे पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा आ जाएगा, फिर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड आ जाएगा 10-11%, फिर मैग्नीशियम सल्फेट आ जाता है, फिर कैल्शियम सल्फेट आ जाता है। ठीक है, चलिए 26 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको सही बताना है कौन सा है। वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, ओजोन गैस। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब विश्व की मौसमी दशाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं ये सप्लाई करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनियस न्यूट्रिएंट्स को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इज़ अ टाइप ऑफ हैवी गैस, यानी एक भारी गैस है ये, जो सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, यानी परमिएबल टू सोलर रेडिएशन बट इम्परमिएबल टू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इसका मतलब ये है कि CO2 के पार्टिकल अगर मौजूद है तो सूर्य की किरणें आ तो जाती हैं, पर जाने में ये क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देता है। तो ये क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है ये वाली भी स्टेटमेंट। और द अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इन द एटमॉस्फेयर इज़ वेरी लेस, बिल्कुल कम है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है ये। तो चारों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल। अगला फिर से 27 नंबर प्रश्न। इसमें भी आपको क्या बताना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही होगा। सनराइज इज अबाउट 2 hours अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात इन द वेस्ट। इंडिया हैज एन एरिया 3.28 million square kilometer. Telangana had become 29th state 2 June 2014. राजस्थान लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, सिक्किम इज स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये वाला गलत है, आप सभी को पता है। सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं। तो फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है भाई? तो आपके मन में सवाल आएगा गोवा। ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा विच इज कॉल्ड सुंदरवन डेल्टा। तो ये सभी को पता होगा भाई कि सुंदरवन डेल्टा कौन बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है सुंदरवन डेल्टा, है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको सही बताना है कौन सा विकल्प सही होगा इसमें से। तो पहली चीज़ तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है। एशिया इज लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया कवर 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the continent of Asia. Asia separated from Europe by Ural mountain. Andes, the world's longest mountain range, extend from north to south across continent of Asia. World largest river Amazon flow through the continent of Asia. तो देखिए ये दो तो साफ साफ दिख गया गलत है भाई। एंडीज पर्वत साउथ अमेरिका में है ना, और एंडीज का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एकांकागुआ। और लार्जेस्ट रिवर जो अमेजोन है वो कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में नहीं है, वो कहाँ पे है? वही साउथ अमेरिका में। ठीक है, बाकी ये बिल्कुल सही है। 1/3 जो है एरिया कवर करता है अर्थ का। ये चारों स्टेटमेंट सही है, यानी 1, 2, 3, 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको सही बताना होगा। इंडियन ओशन इज अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर इन शेप। हिंद महासागर त्रिभुजाकार है। कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ इंडियन ओशन। कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ इंडियन ओशन। कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ इंडियन ओशन। तो देखो कितना आसान है भाई। इंडियन ओशन के इधर जो है वेस्ट साइड में अफ्रीका है, तो ये तो गलत हो गया। और ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया है, ये भी गलत हो गया। पहला दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा भाई कि हिंद महासागर जो है वो त्रिभुजाकार है, याद रखना। ठीक है, और उत्तर में एशिया महाद्वीप है। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा सही कौन सा है इसमें से आपको बताना होगा। आर्कटिक ओशन इज कनेक्टेड विथ पैसिफिक ओशन, यानी आर्कटिक को प्रशांत महासागर से जोड़ता है क्या? एक नैरो स्ट्रेच जो है बेरिंग स्ट्रेट। कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड, यानी अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दिस इरेगुलर एंड इंडिपेंडेंट कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर एंड पोर्ट। अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स। तो कौन सा इसमें से सही होगा? तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको पहचानना है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर। फिर कह रहा है ऑल्दो देयर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इट एब्जॉर्ब द हीट रिलीज बाय अर्थ विच कीप्स द अर्थ वार्म। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन, अल्टीट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। यानी किसी भी स्थिति जो क्षेत्र है उसकी जलवायु, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उच्चावत पर निर्भर करती है। तो देखिए इसका कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इसके भी चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा
जो गैस है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। क्वेश्चन 33 कह रहा है डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरी विथ एल्टीट्यूड, यानी ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता बिल्कुल आती है भाई। स्ट्रेटोस्फेयर में कम है तो कहीं ट्रोपोस्फेयर में ज़्यादा है, ऐसे। और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर इज हाईएस्ट एट सी लेवल। जनरली अ हिल विथ हाइट ऑफ मोर देन 600 मीटर एंड स्टीप स्लोप इज कॉल्ड माउंटेन, यानी 600 मीटर से अधिक ऊंचाई की खड़ी ढलान वाली चीज़ों को पहाड़ कहते हैं। और एज वी मूव अपवर्ड द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर डिक्रीज रैपिडली। और हिमालय माउंटेन्स एंड अल माउंटेन आर यंग फोल्ड माउंटेन विथ रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। तो कौन सा सही है, इसके देखिए आप देखेंगे पांचों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, 33 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत में छोटा नागपुर पठार का स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है, यानी हुंड्रू फॉल जो है लोकेटेड ऑन द सुवर्ण रेखा रिवर, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व ऑफ आयरन कोल मैंगनीज फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। ब्लैक सॉइल इज abundant in lava plateau, it is fertile and good for cultivation. African plateau is famous for gold and diamond mining. तो देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ पे चारों स्टेटमेंट कोई भी गलत नहीं होगा। आप देखो ना, सोना अफ्रीका वगैरह में गोल्ड वगैरह बहुत मिलता है, और हुंड्रू फॉल सुवर्ण रेखा और छोटा नागपुर प्लेट्यू में मिनरल्स। ठीक है, चारों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। 35 इसमें गलत पहचानना है आपको। कह रहा है प्लेन्स आर जनरली नॉट हायर देन 100 मीटर अबव मीन सी लेवल, यानी जो मैदान है वो मतलब सामान्यतः समुद्री तल से 100 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। गैंस्टिक प्लेन इन इंडिया आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन। और मोनाकी माउंटेन लोकेटेड इन पैसिफिक ओशन, इसको अंडर सी माउंटेन कहते हैं, यानी समुद्र के अंदर है ये। और कोर इज मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन कॉल्ड नीफ। तो देखिए यहाँ पे पहला गलत है, क्योंकि प्लेन्स आर जनरली नॉट हायर देन 200 मीटर, 200 मीटर से ज़्यादा नहीं होते मीन सी लेवल से। ठीक है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। चलिए 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 36 में आपको पहचानना है गलत कौन सा है यहाँ पे। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, हेंस इट इज कॉल्ड Cr. द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट सिलिका एंड मैग्नीशियम, हेंस इट्स कॉल्ड सीमा। यानी कह रहे हैं जो सियाल है वो क्रस्ट में होता है, और सीमा जो है वो यहाँ पे होता है मैग्मा में। और जस्ट बीनीथ द क्रस्ट के नीचे जो होती मेंटल होती 2900 किलोमीटर लेंथ तक। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, 89% कंसिस्ट ऑफ मेंटल, 10% मेक कोर। कौन सा भाई यहाँ पे आपको गलत दिख रहा है? तो देखिए पहला सही है, ठीक है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा यहाँ गलत हो जाएगा। कारण चौथा के गलत होने का, क्योंकि देखिए क्रस्ट तो 1% होती है, ठीक है, और 89% जो है बात कर रहा है आपकी मेंटल की, तो ये गलत है। मेंटल 84% होती है, तो 84 एक 85 बचा कितना 15% कोर हो गया। ये बहुत ज़रूरी है, कोर 15%, मेंटल 84%, क्रस्ट 1%। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लेते हैं क्या कह रहा है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें भी आपको सही बताना है कौन सा होगा। एक वर्ष के अधिकतम और न्यूनतम ताप के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं, यानी एनुअल रेंज क्या होता है टेम्परेचर की, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस। इन द इक्वेटोरियल रीजन्स द टेम्परेचर रिमेन द सेम थ्रू आउट द ईयर, ड्यू टू विच द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज वेरी लेस। ड्यू टू यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर इन मैरी टाइम एरिया टेम्परेचर वेरिएशन कम होता है। और इन द नदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लैंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर, while in southern hemisphere due to abundance of water annual range of temperature is less। ठीक है, यानी आप देखेंगे ना भाई, जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ पे लैंड कम है भाई, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया है और हल्का सा साउथ अमेरिका पड़ता है, अंटार्कटिका में तो बर्फ ही है। सबसे ज़्यादा लैंड नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए यहाँ पे एनुअल रेंज ज़्यादा होती है। चारों स्टेटमेंट सही, कोई भी यहाँ गलत नहीं होगा। ठीक है, 38 नंबर देख लेते हैं। 38 में पहचानना कौन सा गलत होगा आपको। सूर्य ताप और स्थल विकिरण इसके बीच संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है। इस संतुलन को पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं, यानी हीट बजट कहते हैं, क्योंकि बैलेंस बना रहता है बिटवीन इंसोलेन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के बीच में। और दूसरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बजट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ रिमेन कॉन्स्टेंट। तीसरा है ऑन अर्थ द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव थ्रू सोलर रेडिएशन एंड अमाउंट ऑफ हीट लॉस थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आर नॉट द सेम एट एवरी प्लेस। ठीक है, तो ये भी तीनों सही है, यहाँ भी कोई गलत नहीं हो, हीट बजट पे बेस्ड सवाल है ये। चलिए 39 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपको पहचानना है कौन सा गलत होगा। कह रहे हैं व्हेन द मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस
यानी जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है, और इसी के कारण से जो पत्थर जम जाते हैं उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। और दूसरा आग्नेय और अवसादी सेल यानी इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक ट्रांसफॉर्म इनटू मेटामॉर्फिक रॉक ड्यू टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। टोंगा आइलैंड लोकेटेड इन अटलांटिक ओशन एंड द मॉरिशस आइलैंड लोकेटेड इन इंडियन ओशन सिचुएटेड ऑन सेम लैटिट्यूड। तो यहाँ पे डी वाला गलत है, क्योंकि टोंगा आइलैंड जो है अटलांटिक में ना होकर पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर में है, और मॉरिशस तो इंडियन ओशन में है। बाकी ठीक है, बस यहाँ अटलांटिक की जगह पैसिफिक होना चाहिए था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले में आपको सही पहचानना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। इन इंडिया लॉन्जिट्यूड 82.5 डिग्री ईस्ट कंसीडर एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। डिफरेंस जो है 1 आवर 45 मिनट का इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम। और इंडिया टाइम इज 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ ग्रीनविच। प्लेस दैट आर वेस्ट ऑफ ग्रीनविच हैव देयर टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन ऑब्जर्वेटरीज पास होती है उसके ईस्ट यानी पूरब और उसके वेस्ट यानी पश्चिम। ईस्ट में आप चलोगे तो हर 15 डिग्री जाने पे 1 घंटा बढ़ता है, ठीक है, और वेस्ट में जाओगे तो हर 15 डिग्री जाने पे 1 घंटा माइनस होता है, ठीक है। तो ये गलत है, अहेड नहीं होना चाहिए, कम होता है। बाकी 1 2 3 सही हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल। चलिए अगला देखते हैं। इसमें आपको पहचानना है सही कौन सा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, यानी भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाउंडेड बाय हिमालयन माउंटेन इन द नॉर्थ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाउंडेड बाय हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंजेस इन नॉर्थ वेस्ट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज बाउंडेड बाय पूर्वांचल हिल इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो कौन सा इसमें से सही होगा ऑप्शन? बिल्कुल सही होगा, चारों ही देखिए बिल्कुल ठीक है ना, कोई भी गलत इसमें नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 42 नंबर क्या कह रहे हैं? असर्शन रीजन वाला सवाल है। महानदी और गोदावरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। कारण क्योंकि पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। तो बिल्कुल सही है, यह इसका कारण भी है, यानी ए हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि पश्चिम की तरफ जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा ना होकर एस्चुरे का निर्माण करती हैं। अगला देखते हैं। 43 में भी आपको इनकरेक्ट पहचानना है, कौन सा इनकरेक्ट है। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं। और कश्मीर हिमालय करेवा के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, जो केसर की एक स्थानीय किस्म ज़ाफ़रान की खेती के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं है भाई, तीनों ही सही हो जाएंगे, मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे। 44 नंबर 44 नंबर देखते हैं, सही कौन सा ये बताना है। हरियाणा और दिल्ली राज्य जो है सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच एक जल विभाजन बनाते हैं, यानी वाटर जो है डिवाइड करते हैं। और मोस्ट ऑफ द रिवर दैट फ्लो इनटू नागालैंड आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। द नदर्न प्लेन ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर जोन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ: भाबर, तराई, अलूवियल प्लेन्स। तराई कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि भाबर, भांगर, खादर ये होता है भाई। भाबर तराई अलूवियल प्लेन हुआ। अलूवियल को आप फर्दर डिवाइड कर लो किसमें? भांगर और खादर में, तराई को नहीं। अलूवियल सॉइल जो होती है यानी जो जलोढ़ मैदान होता है वो भांगर और खादर में डिवाइड हो जाता है। तो सिर्फ 1 2 3 सही है, चौथा गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं। 45 कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। जैसे कह रहा है जोजिला पास इज लोकेटेड इन ग्रेट हिमालयस, बनिहाल पास इज लोकेटेड इन पीर पंजाल, फोटूला पास इन लद्दाख रेंज, खारदुंगला पास जस्कार रेंज। तो इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको पहचानना है। देखिए जोजिला ग्रेट हिमालय में ठीक है, बनिहाल पास पीर पंजाल में ठीक है, फोटूला पास लद्दाख में रेंज में नहीं जस्कार रेंज में है, और खारदुंगला लद्दाख रेंज में ये अलग है ना। यानी पहला और दूसरा सही है, और पहला दूसरा यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो यानी डी आप चूज करोगे। कौन सा? डी। अगला देखते हैं, कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से सही क्या है? मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति जो है वो कयाल है, जिसका उपयोग मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए करते हैं। यानी मालाबार कोस्ट में कयाल पाया जाता है। एवरी ईयर द फेमस नेहरू ट्रॉफी जो है वल्लमकल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ होती है? केरल में होती है नेहरू ट्रॉफी वल्लमकल्ली। पेनिनसुलर प्लेट्यू एक्सटेंड अप टू द दिल्ली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट एंड अप टू कार्डेमोम हिल। यानी प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में दिल्ली रिज तथा पूर्व में इलायची पहाड़ियों तक फैला है। तो पूर्व में है ही नहीं इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी पहली चीज़ दक्षिण में है, और ये पूरब में राजमहल हिल्स और अरावली, ये पूरा प्रायद्वीपीय है ना। कार्डेमोम हिल जो है इलायची पहाड़ी है दक्षिण में। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 47 मैच करना आपको।
माउंट थुलियोर, माउंट कोयोब, डियावोलो और सैडल पीक। ठीक है, ये अंडमान निकोबार के पर्वत हैं सारे, तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो इसको। माउंट थुलियोर ये ग्रेट निकोबार में है, पहली चीज़। ठीक है, ये माउंट कोयोब बात करें तो ये आपका साउथ अंडमान में पड़ता है, माउंट कोयोब, ये भी ठीक हो जाएगा। माउंट डियावोलो ये मिडिल अंडमान में है, यानी मध्य अंडमान। और सैडल पीक बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक। ठीक है, याद रखें। और इसकी सबसे ऊंची चोटी भी है सैडल पीक, माउंट अंडमान निकोबार की सैडल पीक, जो कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में। माउंट डियावोलो कहाँ है, मिडिल अंडमान में। माउंट कोयोब साउथ अंडमान, माउंट थुलियोर ग्रेट निकोबार, यानी बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना होगा 48 नंबर में। तो सबसे पहले कह रहा है द इंडस रिवर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट ऑफ हिमालयन रिवर इन इंडिया, यानी सिंधु नदी भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। तिब्बत में सिंधु नदी को सिंगी खम्मन या शेरमुख के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी तिब्बत में 4555 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षस ताल यानी रकास लेक, जहाँ इसे लांगचोन खम्बाम के नाम से भी जानते हैं, वहाँ से निकलती है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, 1 नंबर का प्रश्न। तो पहला देखिए सही है, इंडस रिवर जो वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है। और तिब्बत में इंडस रिवर को क्या कहते हैं, सिंगी खम्बन कहते हैं। और इंडस रिवर ऑरिजिनेट होती है रकास ताल से, ये गलत है। इंडस रिवर मानसरोवर लेक से निकलती है। रकास ताल से निकलती है सतलज, कौन सी, सतलज नदी निकलती है रकास ताल से। चेनाब सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी इंडस की, ये सही है, यानी 1 2 4 सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 49 नंबर देख लेते हैं, इसमें आपको सही बताना, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही होगा। When the river discharge their water from all direction in a lake or depression, then this type of drainage pattern is known as a centripetal pattern। यानी जब नदियाँ किसी झील या गर्त में सभी दिशाओं से अपना बल मतलब अपना जल बहाती हैं, तो इस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप को अभिकेंद्री प्रतिरूप कहते हैं। और लाल लैटेराइट मृदाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसी वृक्षी फसलों की खेती के लिए उपयोगी है। ये भी सही है दोस्तों, लैटेराइट सॉइल इसके लिए उपयोगी होती है। दोनों बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पे। 50th स्टेटमेंट क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको बताना है इनमें से सही कौन सा होगा। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधी पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा वन यानी रेनफॉल रेंज 70 से 200 सेंटीमीटर होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट आर डिवाइडेड इनटू मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। Copenhagen based his scheme of climate classification on monthly value of temperature and humidity. According to Köppen, the mean temperature of the warmest month in the ice climate is less than 10 डिग्री सेल्सियस। हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। कोपेन के अनुसार बर्फीली जलवायु में सबसे गर्म महीने का जो औसत तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस है। कोपेन ने तापमान और आर्द्रता के मासिक मानों पर जलवायु वर्गीकरण की अपनी योजना को आधार बनाया था। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, देखिए पहला, दूसरा, चौथा सही है, क्योंकि तीसरा जो गलत है वो ये कि कोपेन ने जो तापमान और आर्द्रता के मासिक मानों पर जलवायु वर्गीकरण की योजना ये गलत है, क्योंकि ये इन्होंने बनाया था टेम्परेचर और आर्द्रता नहीं, वर्षा यानी प्रेसिपिटेशन के आधार पर। कोपेन ने जो क्लाइमेट क्लासिफिकेशन करा है वो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के आधार पर करा है। ठीक है, तो ये था आज का शानदार 50 क्वेश्चन का टेस्ट। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और भी शानदार 50 क्वेश्चन का टेस्ट कराऊंगा। तो ज्योग्राफी आपको बहुत शानदार 300 सवालों का टेस्ट मैं करा दूंगा। बहुत सवाल, अब वो 300 नहीं, उसको आप मानिए 4 3 12 1500 के आसपास, क्योंकि सब स्टेटमेंट हो जाए और सब शानदार प्रश्न, कितने ही 8-10 सवाल आपको यहीं से डायरेक्ट देखने आते हुए मिलेंगे। इसके बाद मैं अभी 1000 MCQ की भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो इनफ रहेगा। बस हाँ, इतना याद अगर आपने कर लिया जितना मैंने बताया इन टेस्टों के, आराम से आप कट ऑफ कर ले जाएंगे। तो जितना स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में देंगे हम, अगर आप उतना पढ़ते हैं, टेस्ट से प्रैक्टिस कर लेते हैं आराम से, उन टेस्ट को ही लगा लेते हैं अच्छे से, तो आराम से कट ऑफ क्लियर।